नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका YouTube के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यहां पर जीव विज्ञान डिस्कस कर रहे थे जिसका टॉपिक था कोशिका। आज कोशिका की अंतिम क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखिए, ये जो है कोशिका सिद्धांत आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। कोशिका सिद्धांत के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कोशिका सिद्धांत को देने वाले थे 2 साइंटिस्ट, स्लाइडेन और श्वान। यही हमने देखा था। ओके, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और श्वान ने क्यों दिया था, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। साथ ही कोशिका सिद्धांत में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो स्लाइडेन और श्वान ने इसमें मेंशन किए हैं। कोशिका सिद्धांत की ऐसी क्या त्रुटियां रही, ऐसी क्या कमी रही कि इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया और एक मॉडिफाइड थ्योरी दी गई जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत की कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस, और यहाँ पे हम हमारा टॉपिक या हम ये जो कोशिका विज्ञान है इसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद ऊतक पर चलेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जैसे कि कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। तो ऐसे कुछ सवाल यहाँ पर मैं आपके साथ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगा जो आपको एग्जाम में हिट करने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट हिट करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे आपको उस पर बस टिक लगाना है। ओके, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। चलिए अपना कोशिका सिद्धांत आज स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया ये स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। स्लाइडेन जो है इनका पूरा नाम है मैथियास जेकब स्लाइडेन। क्या नाम है पूरा? वैसे आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैथियास जेकब स्लाइडेन। थोड़ा सा दोनों साइंटिस्ट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो ये स्लाइडेन थे, ये दोस्तों पादप वैज्ञानी थे। कौन थे? पादपों पर रिसर्च करने वाले थे। इन्होंने पादपों की कोशिकाओं में या पादपों के स्ट्रक्चर जो थी उसमें कुछ चैम्बर्स देखे, इस तरीके के चैम्बर्स देखे। तब इन्हें पता चला कि ये चैम्बर्स तो क्या कहलाए थे? सेल कहलाए थे, कोशिका कहलाए थे। और ऐसे चैम्बर्स पादपों में काफ़ी सारे, बहुत सारे। इन चैम्बर्स से मिलकर ही क्या है, एक पूरा पादप बनाया। तो इन्होंने कहा पादप का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये बात इन्होंने कब कही थी? तो ये कही थी इन्होंने 1838 में। ओके, 1839 में एक और साइंटिस्ट हुए, एक और जर्मन साइंटिस्ट हुए। ये दोनों ही कौन है? जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, जर्मन वैज्ञानिक हैं दोनों ही। ओके, दूसरे कौन थे? थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान। ओके, ये थे आपके जंतुओं पर रिसर्च करने वाले। जब इन्होंने जंतुओं की स्ट्रक्चर्स देखी तो इन्हें भी कुछ ऐसे चैम्बर्स दिखाई दिए गए और बहुत सारे चैम्बर्स से मिलकर ही एक पूरा जंतु का शरीर बना हुआ था। तो इन्होंने कहा कि जंतु का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ओके, तो ये दोनों रिसर्च जब ये कर रहे थे तो सेम रिसर्च पता चली कि भाई पादपों का जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से बना, जंतु का शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जब इन दोनों की जो रिसर्च है उनको मिलाया गया, ओके, तो एक सिद्धांत उभर के आया जो आपके सामने क्या है? कोशिका सिद्धांत। इस कोशिका सिद्धांत को थियोडोर श्वान और मैथियास जेकब स्लाइडेन दोनों ने प्रतिपादित किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। आखिर ये कोशिका सिद्धांत क्या था? देखिए, तो कोशिका सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है, याद कीजिए कोशिका की परिभाषा क्या थी? सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये बताने वाला कौन था कि सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? यही दोनों साइंटिस्ट तो थे। इन दोनों ने ही बताया कि जो जंतु का शरीर है, या मैं बोल दूं पादप का शरीर है, वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और कोशिका जो है वो क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ओके, तो इन्हें सबसे पहला पॉइंट जो दिया वो यही था, सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक, या मैं बोल दूं संरचना बनाने वाली संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ओके, ये इन्होंने सबसे पहले बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो ये कोशिका है ये पादप में और जंतु में दोनों में ही पाई जा रही है और इनकी स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। परंतु मैंने आपको बताया कि जो मैथियास जेकब स्लाइडेन थे, इन्होंने बताया कि पादप कोशिकाओं के ऊपर सिर्फ एक चीज़ अलग है, वो है कोशिका भित्ति। तो इन दोनों का जब सिद्धांत मिलकर सामने आया तो इन्होंने बताया कि कोशिका भित्ति को
छोड़कर बाकी के सारे जो ऑर्गन्स है, बाकी की सारी जो स्ट्रक्चर है, वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका की लगभग समान होती है। ये इनका दूसरा पॉइंट था। कोशिका सिद्धांत के ये बिंदु हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोशिका सिद्धांत का पहला बिंदु क्या था? इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत के अंदर कि सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ये, और कोशिका भित्ति को छोड़ करके बाकी जितनी भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो जंतु कोशिका की हो चाहे वो पादप कोशिका की हो, वो क्या है? समान है। ओके, अपन ने भी देखा था जब जंतु कोशिका पादप कोशिका बनी कि जो जंतु कोशिका थी उसमें क्या अलग था? लाइसोसोम और सील या फ्लैजिला। इसके अलावा जो पादप कोशिका थी उसमें क्या अलग था? हरित लवक और कोशिका भित्ति। देखिए, इन्होंने जो रिसर्च की थी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा दिया था। उस टाइम साधारण सूक्ष्मदर्शी था, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स अंदर की देखने को नहीं मिली। इनको सिर्फ बाहर की स्ट्रक्चर कोशिका भित्ति दिखी पादपों में, और जो थियोडोर स्वान थे उनको जंतुओं में कोशिका झिल्ली दिखाई दी। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में लिख दिया कि कोशिका भित्ति को छोड़कर बाकी सारी स्ट्रक्चर लगभग सेम है। ओके, दूसरी और तीसरी चीज़ जो है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपसे पूछी जाती है, इन्होंने कहा कि जो नई बनी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। नई बनी कोशिकाएं, या इससे पहले एक और पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया, जब इन्होंने बोला कि कोशिका भित्ति को छोड़ करके सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है? समान है। ओके, इतना इन्होंने बताया। साथ ही इन्होंने बोला कि जो सजीव का शरीर है वो कोशिका एवं कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बना है। ओके, मिलकर बना है। तो देखिए, जो कोशिका सिद्धांत था, सेल थ्योरी था, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप पढ़ लीजिए। सेल थ्योरी जो था, इन्होंने इसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि सजीव की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन है? कोशिका है। इन्होंने यही देखा कि पूरा का पूरा जो पेड़ है, पूरा का पूरा जो जंतु है वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना है, कुछ चैम्बर्स से मिलकर बना है। साधारण सूक्ष्मदर्शी था तो चैम्बर्स टाइप ही दिखे, इनके अंदर के कोशिकांग तो इनको दिखे नहीं थे। बाहर की स्ट्रक्चर दिखी, तो बाहर स्ट्रक्चर में क्या था? पादपों में कोशिका भित्ति। तो इन्होंने कहा कोशिका भित्ति को छोड़कर लगभग जंतु और पादप में जितने भी कोशिका के अंग हैं या कोशिका की स्ट्रक्चर है वो समान है। ओके, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो सजीवों की जो सजीव का जो शरीर है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना है। ओके, इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये जो कोशिका है ये उद्भव, सजीव के उद्भव व स्वभाव को प्रदर्शित करती है। ओके, सजीव के उद्भव और स्वभाव को प्रदर्शित करती है। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, कोशिका भित्ति को छोड़ करके सारे जो जंतु और कोशिका के जो स्ट्रक्चर है वो समान होती है। और दूसरा, कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना। अच्छा, इसमें देखिए क्या आया? कोशिका के उत्पाद। कोशिका के उत्पाद क्या है? याद कीजिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ओके, वो कोशिका का उत्पाद है। कोशिका से बने ऊतक जो है उनके समूह को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। वो भी तो कोशिका से बने, वो कोशिका के उत्पाद है। ओके, कोशिका से हमारे तंत्र बने, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, वो क्या है? वो कोशिका के उत्पाद हैं। तो समझ में आया, शरीर जो सजीव का शरीर है वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने अपनी थ्योरी में? चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि उद्भव एवं स्वभाव को प्रदर्शित करता है। देखिए, इसको थोड़ा सा अपन प्रूफ करते हैं, थोड़ा समझते हैं। उद्भव और स्वभाव का क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर के अंदर मैं बात करूं तो मानव शरीर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। ओके, और कुत्ते की मैं बात करूं तो 78। ओके, यही पाए जा रहे थे। देखिए, कोशिका के अंदर ही कौन है? गुणसूत्र है। और गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित होते ही क्या उसका स्वभाव चेंज हुआ? उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई। क्या कुत्ता हमारी तरह बोल पाता है? नहीं। तो उसका स्वभाव चेंज हुआ, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई, उसका उद्भव चेंज हुआ, उसकी उत्पत्ति चेंज हुई, है ना? हमारी उत्पत्ति और उसकी उत्पत्ति में फर्क आया। ओके, हम आज 2 पैरों पर खड़े होकर 2 हाथों से लिख पा रहे हैं, क्या जो डॉग है वो ऐसा कर सकता है? नहीं। तो कोशिका जो है, जिस प्रकार की कोशिका होगी वो उसके उद्भव और विकास को प्रदर्शित करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी तरह से और इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं। चलिए बताइए मुझे,
जो जंतुओं की कोशिका है, लगभग सभी जंतुओं की कोशिका अंडाकार होती है। ओके, क्या वो उनके स्वभाव को प्रदर्शित करेगी? हमारा शरीर कैसा है? सुडोल है ना। हमारी जो कोशिका है वो पतली कोशिका झिल्ली की बनी हुई है, इसी वजह से हमारी जो चमड़ी है वो कैसी है? पतली है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। क्या जो अपने पादप है उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सॉफ्ट होती है? नहीं, रफ होती है। तो वो पादप कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। तो उनके स्वभाव में चेंज आया ना, जैसे कि हम जो है वो सॉफ्ट है, पादप कैसे? हार्ड है। तो कोशिका जो है उनका स्वभाव भी प्रदर्शित करती है, साथ ही उद्भव। ओके, उनका उद्भव अलग तरीके से हुआ है, हमारा उद्भव अलग तरीके से हुआ है। ओके, चलो एक कोशिकीय जीवों की मैं बात कर लूँ इसी में उद्भव में ही, तो उनका उद्भव कैसे हुआ है? विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, कोशिका के विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। हमारा कैसे उद्भव हुआ है? तो लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा। पादपों का उद्भव कैसे हुआ है? तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रक्रिया के द्वारा। अलैंगिक मतलब आप किसी भी पादप की स्टेम या मैं बोल दूँ किसी शाखा को काट लीजिए, किसी ब्रांच को काट के, और जब उसको उगाते हैं तो कोई कोई जो ब्रांच है, जैसे कि गुलाब है, गुलाब का जो फूल है वो किससे उगता है? शाखा से उगता है। शाखा को काटिए, जमीन में गाड़िए, उग जाता है। वो क्या है? अलैंगिक जनन है। तो ये जो कोशिकाएं हैं उन्हीं में तो जनन हो रहा है, जो विभाजन है, कोशिका विभाजन, वो किस में हो रहा है? कोशिकाओं में ही तो हो रहा है। और ये जनन भी क्या है? कोशिका विभाजन का पार्ट है। तो उद्भव को प्रदर्शित किया ना, तो देखिए उद्भव और स्वभाव को भी जो है ये कोशिका सिद्धांत प्रदर्शित करता है। मैं बोल दूं कोशिकाएं प्रदर्शित करती है, ऐसा किसने कहा? स्लाइडेन और स्वान ने ये कहा। ओके, चलिए इसके अलावा इन्होंने बोला जो कोशिका है इसमें जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। क्या बोला इन्होंने? मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो कोशिकाएं हैं उनमें जीव के आनुवंशिक गुण भी निहित होते हैं। चलिए इसे प्रूफ करते हैं, कैसे होते हैं आनुवंशिक गुण निहित। मुझे बताइए, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, डीएनए, जीन। ओके, और जीन ही क्या है? आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक हैं। हमारे अंदर की जो स्ट्रक्चर है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारी आँख हमारी माता से मिलेगी या पिता से, किसके समान होगी? हमारे कान, हमारी पूरी स्ट्रक्चर, वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये कोशिकाएं ही तो डिसाइड कर रही हैं। इनके अंदर उपस्थित जीन ही तो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि इन्होंने साधारण माइक्रोस्कोप से देखा और पता लगाया कि कोशिका जो है वो जीवों के आनुवंशिक गुणों का भी निर्धारण कर रही है, तो ये पॉइंट इन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ दिया। एक और पॉइंट था जो मैंने स्किप किया था, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। वो स्किप क्यों किया था, उसका रीज़न था। देखिए, मैंने पॉइंट जो है वो स्किप किया था कि जो भी कोशिकाएं हैं, कोशिका या नई बनी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। जो भी नई कोशिका बनी है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। पूर्ववर्ती मतलब अभी बताते हैं। कोशिका से बनी है। देखिए, नई बनी कोशिका जो है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। पूर्ववर्ती का मतलब मातृ कोशिका, लेकिन उन्होंने मातृ कोशिका शब्द का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि जो नई कोशिका बनी है ये अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से कैसे बनी है। यही खामी थी, यही कमी थी इस कोशिका सिद्धांत, इस सेल थ्योरी की। ये कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी ये नहीं बता पाया था कि जो नई बनी कोशिका है वो किस प्रकार अपनी पूर्ववर्ती प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स हैं उनसे किस प्रकार से बनी है। ये बात बताने वाले थे रुडोल्फ विर्चो। याद कीजिए, जब मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया था तो एक साइंटिस्ट का नाम लिया था जिनका क्या नाम था? विर्चाउ। ओके, ये वही साइंटिस्ट है। इनका पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चाउ। ओके, रुडोल्फ विर्चाउ या रुडोल्फ विर्चो। जब मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था 1855 में एक साइंटिस्ट जो थे रुडोल्फ विर्चाउ, इन्होंने कोशिका विभाजन को होते हुए देखा था। इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजन जो है आपकी जंतु और पादप कोशिकाओं में होने वाला उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ओके, जब इन्हें पता चला कि कोशिका सिद्धांत के अंदर ये कमी है कि नई बनी कोशिका किस प्रकार से पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था कोशिका विभाजन का। ओके, और जब इन्होंने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया तो ये सेल थ्योरी जो थी, जो कोशिका सिद्धांत था, वो अचानक से पूरा का पूरा क्या हो गया? चेंज हो गया। और अब इसका नाम रख दिया गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या रख दिया गया इसका नाम? आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी।
ओके, आज जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, जो किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट का नाम और सामने आता है जिनका नाम था नागेली। ओके, ये भी रुडोल्फ विर्चो के साथ काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे। पूछ लिया जाए तो आप याद रख सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है रुडोल्फ विर्चो ही पूछा जाएगा। नागेली जो थे ये पादपों पर भी रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने पादपों के अंदर जाइलम और जो फ्लोएम थे इनके बारे में बताया। ये जो नाम दिए ना जाइलम और फ्लोएम, ये किसने दिए थे, नागेली ने दिए थे। जब हम ऊतक पढ़ेंगे तो ऊतकों के अंदर जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, तब मैं आपको नागेली साइंटिस्ट के बारे में वापस से बताऊंगा। ओके, तो आइए समझते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखिए, रुडोल्फ विर्चो ने जो है एक हाइपोथेसिस दी थी, एक परिकल्पना दी थी, जो थी ओमनिस सेल्यूलाई सेलुला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके, देखिए आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएं, दोनों में ही लिखें। तो देखिए सामने मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखी, और पिछली जो वीडियोज़ हैं सब में मैं दोनों ही बाईलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ आपको, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए ओमनिस सेल्यूलाई सेलुला, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। इसका अर्थ आप जान लें, ओमनिस सेल्यूलाई सेलुला का अर्थ क्या है। इन्होंने बोला कि जो नई बनी कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन के माध्यम से अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। यही बात तो आपका कोशिका सिद्धांत जो था, जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, वो नहीं बता पाए थे। तो इस ओमनिस सेलुला जो थी ये हाइपोथेसिस थी, ये इनकी एक परिकल्पना थी। और ये कहाँ से आई थी, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोशिका को देखा तो इनको पता चला, कोशिका विभाजन का जो टाइम था उस वक्त इन्होंने देखा लकीली, है ना, मैंने बताया था आपको कि 24 घंटे में से लगभग 1 घंटे में कोशिका विभाजन होता है। तो उस 1 घंटे में इन्होंने जो है कोशिका को देखा तो इनको पता चला कि कोशिका विभाजन के माध्यम से जो नई बनी कोशिकाएं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने कही और नया सिद्धांत दे डाला, जिसका नाम क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ओके, तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या क्या बिंदु रहे थे। तो देखिए, पहला बिंदु तो यही था कि सजीव का जो शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने किया और अब क्या कह दिया, सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। क्योंकि तब तक पता चल गया था कि एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर जीव भी हैं और मल्टीसेलुलर जीव भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में क्या कर दिया कि जो सजीवों का शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। दूसरा पॉइंट इन्होंने यही बताया ओमनिस सेलुलाई सेलुला वाला, कि जो नई बनी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के माध्यम से बनती हैं। ओके, इतना इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि कोशिका जो है हमारी उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रिया क्या है, पाचन की जो क्रिया है, उपचय और अपचय में इसमें आते हैं, मेटाबॉलिज्म जैसे बोलते हैं। उपापचयी क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है। सही बात कही इन्होंने। साथ ही हमारे बाकी जो कैरेक्टर है, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें भी तो कौन करती हैं, आपकी कोशिका ही नियंत्रित करती है। तो ये जो पॉइंट्स हमने बोले वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो इन्होंने क्या बोला कि जो कोशिका है वो एक या एक से अधिक, या मैं बोल दूँ जीव, जो सजीव का शरीर वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। पहली बात इन्होंने बोली। दूसरा इन्होंने बोली कि ये जो कोशिकाएं हैं ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, अर्थात ये संरचना, निर्माण व कार्य करवाती हैं किसी भी सजीव को। ओके, और तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि बेसिकली आधारीय रूप से जो पादप और जंतुओं की कोशिकाएं हैं वो समान होती हैं। यही बात आपको उसमें लिखवाई थी मैंने, अभी बताई थी आपको सेल थ्योरी के अंदर, जो स्लाइडेन स्वान ने दी थी। इन्होंने क्या चेंज किया, इसमें चेंज किया इन्होंने कि पादप और जंतु की कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रिका जैसे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, केंद्रक, केंद्रिका जैसे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। ओके, केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य, ये इन्होंने बताया। साथ ही इन्होंने बताया कि जो कोशिका है इसकी बाहरी परत को जीव द्रव्य बोला जाता है। अभी हम क्या बोलते हैं बाहरी परत को, कोशिका झिल्ली, है ना, या प्लाज्मा झिल्ली। इन्होंने क्या बोला था इसको, इन्होंने बोला था जीव द्रव्य झिल्ली। तो कोशिका की बाहरी परत को इन्होंने क्या बोला, जीव द्रव्य झिल्ली।
ओके, तो क्या क्या चीज़ बोली एक बार वापस से देख ले। आधुनिक कोशिका विभाजन मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि कोशिका जो है या जो सजीव का शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। दूसरा, कोशिका संरचना, निर्माण और कार्य करने में मदद करती है। तीसरा, बेसिकली पादप और जंतु की जो कोशिकाएं वो लगभग समान होती हैं, जिनमें केंद्रक, केंद्रिका और जीव द्रव्य पाया जाता है। इन्होंने जो पुराना पॉइंट था कि कोशिका भित्ति पादपों में ही होती है और जंतुओं में नहीं होती, वो भी ऐड कर दिया था। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति के अलावा जो जंतु और पादप का जो शरीर है वो, या जंतु पादप की जो कोशिका है वो एक समान, एक जैसी दिखाई देती है। साथ ही इन्होंने जो बाहरी परत थी, जो कोशिका की बाहरी परत थी, उसको जीव द्रव्य झिल्ली बोला था। ओके, तीसरा हमने क्या बोला कि जो कोशिका है उनका रासायनिक संगठन और उपापचयी क्रियाएं एक समान होती हैं सभी कोशिकाओं का। मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा इन्होंने बोला कि जो सारी कोशिकाएं हैं उनका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब उनमें केंद्रक द्रव्य पाया जाना, कोशिका द्रव्य पाया जाना, कोशिकांग जितने भी हैं वो सभी उनका रासायनिक संगठन है, लगभग लगभग सेम होता है। तो इनका रासायनिक संगठन जो है वो सेम था। इन्होंने तीसरा पॉइंट या छठा पॉइंट क्या बोला कि सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन तथा उपापचय की प्रक्रिया, उपापचय की प्रक्रिया समान होती हैं। ओके, ये इन्होंने बोला सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन और उपापचय की जो क्रियाएं हैं वो एक समान होती हैं। ओके, इसीलिए जो है इनको क्या बोल दिया था इन्होंने, कार्यात्मक और क्रियात्मक इकाई भी इन्होंने बोला। इन्होंने समझाया कि भाई जो कोशिका है इनको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों बोला जाता है। संरचनात्मक इकाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाती है, और क्रियात्मक इकाई इसलिए क्योंकि इनका जो रासायनिक संगठन और इसमें होने वाली जो उपापचय की जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं हैं वो कैसी हैं, समान है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है सजीव की। ओके, ये चीज़ इन्होंने बताई। दूसरा चीज़ इन्होंने बताई ओमनिस सेलुलाई सेलुला, जो मैंने आपको बताया कि जो नई बनी कोशिका है वो कोशिका विभाजन के माध्यम से अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि कोशिकाओं में एक आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो एक संतति से दूसरी संतति में वंशागत होता है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो कोशिका है उसको इन्होंने आनुवंशिक स्थानांतरण या आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की इकाई भी बोला। ओके, क्या बोला इन्होंने, आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की सबसे छोटी इकाई, स्थानांतरण की इकाई। ओके, इन्होंने क्या बोला कि कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। क्या थे, डीएनए और आरएनए, यही तो है न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, ये उपस्थित होता है, जो कि कोशिका में जो गुण है, कोशिका के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक संतति से दूसरी संतति में और स्थानांतरित होते हैं। ओके, एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं, इसीलिए बोला आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की इकाई भी इसको बोला जाता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, भाई आप कहते हैं इंग्लिश में मैं नहीं लिखता तो मैं लिख देता हूँ कि इसको इन्होंने यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला। ओके, तो ऐसे कुछ इन्होंने 7 पॉइंट्स बताए जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत को इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने बताया। ये था आपका आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई, कुछ एक चीज़ें इन्होंने बताई। सबसे इंपॉर्टेंट जो था, सबसे पॉपुलर बात क्या थी, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, ये हाइपोथेसिस देते ही और आधुनिक कोशिका विभाजन सामने आया। ओके, पिछली वाली सेल थ्योरी समाप्त हो गई, स्लाइड एंड स्वान वाली, और ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड हो गए। ओके, ये थी आपकी क्या, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। देखिए यहाँ आपकी कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ये दोनों समाप्त होते हैं। यहाँ से इतने ही सवाल बनते हैं। जो मेन टॉपिक रहेगा जिसमें से सवाल बनेंगे सेल थ्योरी के अंदर से, वो रहेगा एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। देखिए इन्होंने बताया कि जो कोशिका है वो जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इन्होंने बोला सभी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो अपवाद कौन कौन से सामने आए वो हम देखते हैं। सबसे पहला अपवाद आया दोस्तों वायरस।
अभी तक लगभग 18वीं शताब्दी में 1838-39, 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, ये सभी सोच रहे थे कि सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। जब तक वायरस की खोज नहीं हुई थी, जब तक पता नहीं चला था वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में। जब पता चला कि वायरस की स्ट्रक्चर जो है उसमें तो सिर्फ एक प्रोटीन की परत है, ओके, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक वक्त में एक ही पाया जाता है, या तो आरएनए पाया जाएगा या फिर डीएनए पाया जाएगा। अभी अपन इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए, जब वायरस की खोज हुई तो पता चला कि इसमें के अंदर तो कोई कोशिका ही नहीं है। वायरस क्या है, एक अकोशिकीय जीव है, ओके। आपको दिख रही है क्या ये कोशिका है? नहीं, ये तो एक प्रोटीन की परत है, ओके। ये तो क्या है, एक प्रोटीन की परत है, जिसे कोशिका झिल्ली भी नहीं कहा जा सकता। क्या इसके अंदर कोई कोशिकांग पड़े, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, या तो डीएनए या आरएनए, ठीक है। अब बताता हूँ डीएनए कब और आरएनए कब इसमें होता है। देखिए, वायरस जो है, जब मैं आपको योजक कड़ी पढ़ाऊंगा, वैसे सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको योजक कड़ी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ये काम आएगा। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सबसे पहले तो ये समझिए ये योजक कड़ी क्या चीज़ है। योजक कड़ी मतलब कनेक्टिव लिंक। सजीव मतलब हम, और निर्जीव मतलब जैसे कि मान लीजिए ये डस्टर हो गया या कुछ हो गया जिसमें जीवन नहीं है। जब वायरस वातावरण में पड़ा रहता है तो वो कैसा होता है, निर्जीव होता है, उसमें कोई भी जान नहीं होती, पड़ा पड़ा हुआ समाप्त हो जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड वो 9 घंटे 12 घंटे, जैसे कि कोविड का जो वायरस है, क्या कहा जाता है कि अगर 9 घंटे तक ये वातावरण में पड़ा रहेगा तो समाप्त हो जाएगा अपने आप, है ना। तो क्या है, वायरस जब तक वातावरण में है तब तक वो क्या है, निर्जीव है। जैसे ही किसी सजीव के अंदर प्रवेश करेगा तब वो क्या कहलाएगा, वायरस भी सजीव हो जाएगा। जब वो निर्जीव होता है तो इसके अंदर आरएनए उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है वायरस, तो ये आरएनए उस सजीव के शरीर का जो डीएनए है उसके साथ मिलकर के डीएनए के स्ट्रैंड बनाने लग जाता है, डीएनए के तंतु निर्माण करने लग जाता है। इसी वजह से मैंने कहा कि एक टाइम पे एक ही न्यूक्लिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है, या तो आरएनए या डीएनए। निर्जीव अवस्था की बात करें तो आरएनए, जब सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो डीएनए, ओके। तो वायरस की जब खोज हुई तो पता चला कि ये तो, इसमें तो कोशिका ही नहीं, ये तो एक अकोशिकीय जीव है। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। जब साइंटिस्ट को पता चला कि भाई इस तरह के अपवाद भी हैं, तो और भी खोजें हुई। वायरस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला कि और क्या क्या ऐसे अपवाद हो सकते हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सेल थ्योरी को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, जब पता चला कि वायरस जो है वो क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो वैज्ञानिकों ने और खोज की, तो उन्हें पता चला कि एक सब्सटेंस और होता है जो क्या होता है, वायरॉइड, विषाणु कण। क्या होता है, वायरॉइड या विषाणु कण, वायरॉइड्स बोलते हैं इसको। विषाणु कण क्या है, जैसे मैंने बताया कि विषाणु जो है इनके ऊपर एक प्रोटीन की परत होती है और अंदर क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए, ओके। लेकिन जो विषाणु कण है इनमें ये जो प्रोटीन की जो परत है ये उपस्थित नहीं होती, सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए होंगे या आरएनए होंगे, ओके। तो विषाणु कण क्या है, सिर्फ डीएनए के स्ट्रैंड या आरएनए के स्ट्रैंड हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। पर देखिए, है तो सजीव ही ना, और सजीव के लिए क्या बोला, सजीव जो है वो उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। क्या इसमें कोशिका प्रेजेंट है, नहीं, तो अपवाद हुए ना। तो न्यूक्लिक एसिड ही इनमें प्रेजेंट है। दूसरा, न्यूक्लिक एसिड कैसे है, रेशे जैसे हैं। तो विषाणु कण जो है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रेशेदार। ये विषाणु कण कहाँ पाए गए, ये पादपों में पाए गए। ये पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, तो पादपों के रोगजनक या पैथोजन ये कहलाते हैं। रोगजनक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो ये प्लांट पैथोजन है, ओके। वायरॉइड जो है वो वायरस जैसे ही है, विषाणु जैसे ही है, इसीलिए इनको विषाणु कण कहा। कण क्यों कहा, क्योंकि इनके ऊपर प्रोटीन की परत नहीं है, सिर्फ डीएनए या आरएनए के स्ट्रैंड है। इनकी संरचना देखी तो कैसी पता चली, रेशेदार है। ये रेशेदार ही होते हैं, डीएनए आरएनए ऐसे ही बनाते हैं। और किस में पाए जाते हैं, ये पादपों में पाए जाते हैं। पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, इनका ये काम है। देखो, ये आलू में जो, अब ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि आलू में जो तकला कंद रोग है,
ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? विषाणु कण के कारण ये आलू में तकला कंद रोग होता है। ब्लैक ब्लैक हो जाता है आलू, है ना, इसका जो कंद है मटेरियल जो है अंदर से ब्लैक ब्लैक बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है, आलू को काट के देखते हैं तो किसके कारण होता है? इस विषाणु कण या वायरॉइड के कारण होता है। ओके, इसके अलावा टमाटर में बौना रोग, टमाटर के जो पौधे हैं वो बौने क्यों रह जाते हैं? इस वायरॉइड कण के कारण। क्लोरोटिक वायरॉइड कण होता है इसमें, कौन सा होता है? क्लोरोटिक वायरॉइड कण होता है जो इनको टमाटर के पौधों को, पादप को या टमाटर का जो प्लांट है उसको बौना कर देता है। ओके, ये चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आया विषाणु कण या जो वायरॉइड है वो क्या है? पहली बात तो कोशिका के बने हुए नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन है कोशिका सिद्धांत के। न्यूक्लिक एसिड इनमें पाया जाता है, सिर्फ प्रोटीन की कोई परत नहीं है, प्रोटीन आवरण इनमें एब्सेंट है। ओके, रेशेदार हैं, पादप रोगजनक है, प्लांट पैथोजन है, मतलब कि पादपों में रोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि आलू में तकला कंद रोग और टमाटर में बौना रोग करते हैं। क्लोरोटिक, टमाटर में स्पेसिफिकली कौन है? क्लोरोटिक विषाणु कण या क्लोरोटिक वायरॉइड। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं तीसरे पे, जो है विरियॉन। ये भी वायरस का ही एक प्रकार है और इसमें भी क्या नहीं पाई जाएगी? कोशिका नहीं पाई जाएगी, सेल नहीं पाई जाएगी, फिर भी क्या है? ये जीवित है। क्या पढ़ रहे हैं हम? तीसरा, विरियॉन। ओके, इसको इंग्लिश में भी विरियॉन ही बोलते हैं, वायरियॉन्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्या है ये? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी है। जब विषाणु किसी सजीव के अंदर प्रविष्ट नहीं होता, बाहर पड़ा रहता है, निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, तब उसको बोला जाता है विरियॉन। तो जब ये निर्जीव अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है, ठीक है, तब ये क्या कहलाते हैं? विरियॉन। और जब सजीव के अंदर प्रविष्ट कर जाता है तब कहलाता है वायरस। ओके, ये विरियॉन जो है इनमें रोग करने की क्षमता पाई जाती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, परंतु ये निर्जीव है, बाहर पड़े हुए हैं, है ना। दूसरा, ये जीनोम के निष्क्रिय वाहक होते हैं। बताता हूँ अभी निष्क्रिय वाहक जीनोम के क्या हैं ये। देखिए, जीनोम मतलब जीन, आनुवंशिक सूचना, जीनोम का मतलब आनुवंशिक सूचना, इस तरह से आप समझिए। तो ये आनुवंशिक सूचना जो है उनके निष्क्रिय वाहक होते हैं। जो भी वायरस के अंदर आनुवंशिक सूचना है जिससे वो अपनी कॉलोनी बनाएगा किसी भी शरीर में जा करके, उसके क्या है? निष्क्रिय वाहक है। अक्रिय है, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, बाहर कोई काम नहीं है, निर्जीव पड़े हुए हैं, तो कह सकता हूँ कि निष्क्रिय है, निर्जीव वाहक है जीनोम के, और क्या है? रोग करने की क्षमता रखते हैं। तो इतना सा याद रखिए, अगर किसी बॉडी के अंदर वायरस है तब तो उसे क्या कहा जाएगा? वायरस। और यही वायरस बाहर पड़ा हुआ है वातावरण में, तो इसको क्या कह देते हैं? विरियॉन कह देते हैं। ओके, ये विरियॉन जो है ये भी वायरस का ही प्रकार है, परंतु क्या है? एक्सेप्शन है। पूछ लिया जाता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो विरियॉन है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद चौथा आता है आपका प्रियॉन या प्रायॉन। चौथा अपवाद क्या है कोशिका का? प्रायॉन या प्रियॉन। थोड़ी नई चीज़ है, अभी तक आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, पर अब पूछी जा रही है तो पढ़नी पड़ेंगी। ओके, क्या है? प्रियॉन या प्रायॉन भी इसको बोल देते हैं इंग्लिश में। ओके, ये क्या है? देखिए, ये जो है दोस्तों, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ये भी वायरस की ही एक प्रकार है, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है। प्रोटीन की एक परत होती है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। यही क्या है? प्रियॉन है। अब एक बार ये चारों जो हैं वापस से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ इसमें भी कोई कोशिका नहीं पाई गई, प्रियॉन में भी, तो ये भी कोशिका का अपवाद हुआ, कोशिका सिद्धांत का। देखिए, पहला था विषाणु या वायरस, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटीन का बना हो, प्रोटीन की जिसमें परत हो, प्रोटीन का इसमें आवरण हो, और उसमें क्या पाया जाए? न्यूक्लिक एसिड पाए जाएं। ओके, डीएनए और आरएनए एक समय में एक ही पाया जाए, ये तो क्या कहलाया? विषाणु कहलाया। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी थी और हमारे अंदर रोग पैदा करता है। यही विषाणु अगर किसी सजीव की कोशिका के अंदर है तब तो इसको क्या बोल दिया? विषाणु या वायरस। और अगर ये कोशिका से बाहर है तो क्या बोल दिया? विरियॉन बोल दिया या वायरियॉन। ओके, निष्क्रिय वाहक हो गया ये, अभी बाहर पड़ा है, निर्जीव है, निष्क्रिय है।
इसके अलावा हमने देखा वायरॉइड। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड है जिसके अंदर ये प्रोटीन की परत नहीं पाई जाती। ओके, वही क्या है? वायरॉइड या विषाणु कण। विषाणु कण के अंदर प्रोटीन की परत नहीं पाई जाती है, सिर्फ रेशेदार होता है, ठीक है, गोल रेशा होता है। किसका? डीएनए और आरएनए का। किस में पाया जाता है? पादपों में रोग उत्पन्न करता है। कौन कौन से रोग अभी देख लिए। ओके, लास्ट आता है आपका प्रियॉन। प्रियॉन क्या है? इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन की परत पाई जाती है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ओके, कोई कोशिका नहीं है, फिर भी क्या है? सजीव है। तो ये कोशिका के अपवाद। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपवाद आता है आपका आरबीसी। देखिए, जब मैं आरबीसी की बात करता हूँ तो याद कीजिए, जब मैंने लाइसोसोम आपको पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है इनके अंदर लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। और आरबीसी जो है लाइसोसोम की अनुपस्थिति के कारण इनका जो कार्यकाल है वो 120 दिन का होता है, मतलब 120 दिन रहती हैं। और उसके बाद डिस्ट्रॉय होने के लिए कहाँ चली जाती हैं? प्लीहा के अंदर चली जाती हैं। इस प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन या तिल्ली भी इसको बोला जाता है। ओके, तो प्लीहा के अंदर चली जाती है, इसीलिए प्लीहा को क्या बोला गया था? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला गया था। साथ ही मैंने जब कोशिका विभाजन पढ़ाया था तो वापस याद कीजिए, आरबीसी के बारे में बताया था कि इनमें कोशिका विभाजन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, अर्थात एक कोई आरबीसी है उससे दूसरी आरबीसी बन जाती है और ये वाली आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? एक ही बार क्यों होता है? बार बार विभाजन क्यों नहीं होता? क्योंकि इस आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या नहीं होता? आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। स्तनधारी जो है, मैमल्स जो हैं, स्तनधारी कौन है? हम लोग। ओके, तो स्तनधारी मतलब जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं, उन लोगों की जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिका जो हैं, इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब देखिए, याद कीजिए, जब हमने आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ा था तो वहाँ पे एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो ये कोशिकाएं, इनके अंदर केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य आदि पदार्थ पाए जाते हैं। हमने पढ़ा आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर। तो क्या आरबीसी कोशिका नहीं है? कोशिका है, सजीवों की ही कोशिका है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं पाया जा रहा? केंद्रक नहीं पाया जा रहा। और किस में? स्तनधारियों की आरबीसी में। ये थोड़ा याद रखना। ओके, जब स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक ही नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब आरबीसी भी क्या हो गई? इस कोशिका सिद्धांत की एक्सेप्शन हो गई, अपवाद हो गई। ओके, एक चीज यहां पर देखिएगा, आरबीसी का भी एक अपवाद है। ऊंट और लामा जो है, इन दोनों में केंद्रक उपस्थित होता है। इन दोनों की आरबीसी जो है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन स्तनधारी जो है उनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। क्या ये दोनों स्तनधारी नहीं है? हाँ, ये स्तनधारी है, पर फिर भी इनकी जो आरबीसी है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो इतना सा याद रखिएगा, सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। इसी वजह से तो मैंने बोला कि आरबीसी जो है उसमें कोशिका विभाजन एक ही बार होता है। पुरानी आरबीसी से एक ही नई आरबीसी बनती है और बाद में जो पुरानी आरबीसी है वो कहाँ चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है, समाप्त हो जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ी, तो ये भी एक कोशिका विभाजन का अपवाद है। इसके अलावा एक अपवाद हम मानते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स को। बी और टी लिम्फोसाइट्स को। देखिए, लिम्फोसाइट्स क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझे, लिम्फोसाइट्स हैं आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, वाइट ब्लड कार्पल। ये क्या करती हैं? सुरक्षा का काम करती हैं। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आ रहा है तो क्या करने लग जाती हैं? एंटीबॉडीज बनाने लग जाती हैं आपके शरीर में। और बाहर से जो वायरस या बैक्टीरिया आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन या प्रतिजन। तो प्रतिजन से सुरक्षा करती हैं और क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ बनाने लग जाती हैं। ओके, जो इसमें टी है, ये टी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टी हेल्पर, टी सहायक। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? सहायक। और एक होती है टी किलर, मतलब कि मारक। एक तो होती है टी हेल्पर लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी किलर लिम्फोसाइट। अच्छा, ये हेल्पर लिम्फोसाइट क्या करती है? ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, इसको सहायता प्रदान करती है। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, पूरा अच्छे से जब हम रक्त पढ़ेंगे तो लिम्फोसाइट के बारे में अच्छे से बताऊंगा, आरबीसी के बारे में अच्छे से बताऊंगा। वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा जो है वो 3 प्रकार की होती है, WBC, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, तो वही आरबीसी जो है जिसमें टी जो है वो एक तो होती है हेल्पर और एक होती है किलर। हेल्पर किसकी सहायता करती है? बी लिम्फोसाइट्स की।
क्या करने में सहायता करती है? अगर कोई बाहर से एंटीजन आ रहा है, प्रतिजन आ रहा है, तो उसके लिए क्या निर्माण करने का आदेश देती है? एंटीबॉडी निर्माण करने का आदेश देती है। बताती है इसको कि बाहर से कोई इस प्रकार का वायरस आया, उसके लिए किस तरीके की एंटीबॉडी बनानी है। जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो किसके पास जाएगी? किलर के पास, और किलर लिम्फोसाइट क्या करेंगे? उस वायरस पे अटैक कर देंगी। ओके, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसको कोशिका सिद्धांत के अपवाद में क्यों रखा गया। देखिए, जो लिम्फोसाइट्स हैं, याद कीजिए कोशिका सिद्धांत में हमने पढ़ा था केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या है? हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन बी और टी लिम्फोसाइट जो है, इनके अंदर आनुवंशिक, या मैं बोल दूं प्रारूपिक जो आनुवंशिक पदार्थ है, प्रारूपी आनुवंशिक पदार्थ, वो अनुपस्थित होता है। अब जब प्रारूपी आनुवंशिक पदार्थ ही इसमें नहीं होगा तो क्या आनुवंशिक पदार्थ बनेगा आगे? क्या न्यूक्लियर जो डीएनए आरएनए हैं वो बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जब इनमें डीएनए आरएनए ही नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब ये सजीव तो है, कोशिका सजीव तो है, लेकिन अपवाद की श्रेणी में गिनी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? डीएनए और आरएनए तो प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये दो जो है रक्त, एक तो ये हो गया आपका आरबीसी, और एक ये बी और टी लिम्फोसाइट, इनको भी अपवाद में गिना जाता है। ओके, इतना सा आप याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। वायरस, वायरोइड, है ना, विरियॉन्स, प्रियॉन, लिम्फोसाइट, बी और टी, और एक और आपकी आरबीसी। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आएगा, कोशिका सिद्धांत के अपवाद निम्न में से नहीं है या निम्न में से है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ओके, तो ये होता है अपना आज कोशिका विज्ञान खत्म। कोशिका विज्ञान में जो आपका सिलेबस पूरा है, उसमें कोशिका और कोशिका के सिद्धांत इतना दिया हुआ है, मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब हम देखेंगे कुछ एक पॉइंट्स जो डायरेक्ट हिट करने हैं आपको एग्जाम में, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कौन सी है? शुतुरमुर्ग अंडा। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले। ओके, तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट हिट करने हैं, तो इनको जैसे लिखे हैं वैसे ही आप याद कर लें। देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है, इसकी साइज कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। ये माइकोप्लाज्मा है क्या? तो ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक तरह का क्या है? सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो भी माइकोप्लाज्मा है। ओके, इसके बाद देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखो कितना बड़ा है, लगभग 15 सेंटीमीटर शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और ये पूरी का पूरा जो अंडा है वो क्या कहलाती है? एक कोशिका कहलाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में आरबीसी का जो व्यास है वो होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी आरबीसी की मैं बात करूं, सबसे बड़ी आरबीसी सबसे बड़े जीव में पाई जाएगी। सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हाथी। इसके बाद देख लीजिए सबसे छोटी आरबीसी की मैं बात करूं तो ये पाई जाती है कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण में। छठा पॉइंट देख लीजिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद कीजिए, मानव शरीर के अंदर जाल किसका बना हुआ है? तंत्रिकाओं का जाल बना हुआ है। एक तरह के क्या है? ये धागेनुमा संरचनाएं पूरी शरीर में फैली हुई हैं। तो सबसे लंबी कोशिकाएं भी किसकी होंगी? तंत्रिका कोशिकाओं की होंगी। ओके, पादपों की सबसे लंबी कोशिकाओं की मैं बात करूं तो एक पादप है, इसका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, बोहेमेरिया नीविया। बोहेमेरिया नीविया जो है उस पादप की जो कोशिकाएं हैं वो सबसे लंबी होती हैं। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, आपको ये डायरेक्ट हिट करने। ओके, तो आज हमारा कोशिका टॉपिक खत्म होता है। ये वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे PDF मिल जाएगी इसकी, कोशिका की। ओके, टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, मैं वापस बता देता हूँ। 2 टेलीग्राम चैनल है, RPSC बोर्ड और द राघव इंस्टीट्यूट। ओके, तो इन दोनों पर जाकर के आप PDF को ले सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोनों चैनल हैं इसी RPSC बोर्ड और द राघव इंस्टीट्यूट के नाम से ही। ओके, इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। ओके, तो वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।